अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। फहमीदा ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी। वो मुझसे क्या काम लेना चाहती थी? मेरे जहन में कई किस्म के सवालात जन्म ले रहे थे। उसने मुझे ऊपर की मंजिल में कमरा सेट करके दे दिया और मुझे सख्ती से हिदायत की कि मैं उसके घर से बाहर ना निकलूं, क्योंकि बिल आखिर मैं एक चोर था। इतना तो मुझे यकीन हो चुका था कि उसने अपने किसी काम की गर्ज की वजह से मुझे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन फिलहाल यही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि उस घर में जो आसेब था उसकी वजह से मुझे वहां रहना गवारा नहीं था। इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि वहां से जल्द ही मेरी और रिहाइश का इंतजाम हो चुका था। अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना था, लेकिन उसके लिए मैं मुनासिब मौका की तलाश में था। लेकिन सबसे पहले मुझे ये देखना था कि फहमीदा मुझसे क्या काम लेना चाहती है। मुझे 2 रोज वहीं गुजर गए। इस दौरान फहमीदा ने मेरी खूब खिदमत की। वो वक्त पर मुझे खाना और नाश्ता देती, लेकिन मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा काम है जिसकी बिना पर उसने मुझ जैसे लड़के नौजवान को अपने घर में रखना गवारा कर लिया। इतना तो मैं जान चुका था कि उसको जरूर कोई मुझसे खास काम था, ऐसा काम जो वो खुद अकेले नहीं कर सकती थी। और फिर ये राज भी आखिर खुल ही गया। तीसरे दिन जब हम खाने के बाद इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे तो उसने कहा, अजीम, तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों अपने घर में पनाह दी? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं कि आपको मुझसे कोई जरूर खास काम है। वो मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी और बोली, हाँ, काम तो बहुत खास है और तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर नौजवान हो। जिस तरह तुमने मेरी उस रात मदद की, बहुत दिल गुर्दे वाला इंसान ही कर सकता था। तुम्हारी जगह अगर कोई कमजोर दिल आदमी होता तो उस वक्त खौफ से ही मर जाता। लेकिन मैं तारीफ करती हूँ कि तुमने उस दौरान बहुत हिम्मत से काम लिया। लेकिन आज मैं तुम्हारा सस्पेंस खत्म किए देती हूँ। मैं तुम्हें आज बता देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मैंने उसकी बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी अजाब कैसे बनी। मुझे मेरी सास और मेरे शोहर और नंदों की वजह से रुसवा होकर उस घर से निकलना पड़ा। मैं तुमसे एक ऐसा काम चाहती हूँ जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, जिससे मेरे बदले की आग ठंडी हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सास को कत्ल कर दो। उसने इतने आराम से ये बात कही कि जैसे किसी बकरी या मुर्गी को ज़बह करने का कह रही हो। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। तो क्या तुम मुझसे कत्ल करवाना चाहती हो? हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारे जैसा बहादुर नौजवान। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ तुम चोर हो, तुमने आज तक कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम्हें मेरी खातिर ये काम करना पड़ेगा। वो नहीं जानती थी कि मैं पहले ही 2 अफराद का कत्ल कर चुका था। वो मुझे महज चोर ही समझती थी। मैंने कुछ सोचने के बाद कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? अगर तुम इनकार कर दो तो फिर मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं कि तुम्हें यहाँ महज इसलिए ले आई हूँ कि तुमसे कत्ल करवाऊं, और वो भी तुम्हें मजबूर करके। अगर तुम इनकार कर दो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पनाह नहीं दे सकती। मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं, और वैसे भी जिस को मालूम पड़ेगा कि तुम चोर हो, तुम्हें कोई भी अपना घर किराए पर नहीं देगा। बाकी तुम्हारे अपने हाथ में है। इतने से काम का इतना बड़ा मुआवजा तुम्हें कोई नहीं देगा, और अगर तुम चाहो तो मुझसे एडवांस पेशगी ले सकते हो। मैं उसकी तरफ देखने लगा। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मुझे अपने घर में जगह दी? नहीं, मैंने तो तुम्हारी जरूरत के पेश नजर तुम्हें जगह दी, और हाँ, इसके बदले अगर मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहती हूँ तो मैं उसका अलग से मुआवजा तुम्हें दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर पूछने लगा, मसलन क्या मुआवजा? अगर तुम मेरी सास को कत्ल कर दो तुम्हें मैं 1 लाख रुपया दूंगी, और अगर तुम मेरे शोहर को भी साथ साथ कत्ल कर दो, माफी चाहती हूँ मेरा साबका शोहर, तो फिर तुम्हें 2 लाख। मैं उसकी बात सुनकर यूं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। 2 लाख की रकम उस वक्त आज के 20 लाख के बराबर थी, और इतनी बड़ी रकम का तसव्वुर मैं हरगिज कर नहीं सकता था। सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है, और फिर भी हाँ, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगी। हाँ, लेकिन अगर कर दो तो अच्छा है। मेरे काम से इनकार की सूरत में मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने का कह दूं, क्योंकि फिर मैं तुम्हें नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है, और वैसे भी जब तुम मेरे काम के नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों रखूं? उसकी बात तो दुरुस्त थी। बहरहाल मेरे पास ऑप्शन था कि मैं या तो उसकी बात मान लेता या फिर चुपचाप वहां से निकल खड़ा होता। उसकी बात मानने की सूरत में मुझे 2 तरह के फायदे थे। एक तो जब तक मेरा कोई और ठिकाना ना हो जाता वो मुझे यहाँ रखने पर तैयार थी,
और दूसरा मुझे वो बहुत बड़ी रकम दे रही थी, जो रकम आगे मेरे मुस्तकबिल के लिए मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी। मैंने कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। वो कहने लगी कोई बात नहीं, तुम आज रात आराम से सोचो, कल तक मुझे जवाब दे देना, और हाँ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है, लेकिन मेरी बात मानने की सूरत में तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। एक तो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और दूसरा तुम इतनी दौलत हासिल कर लोगे कि तुम फिर अपने लिए कुछ आराम से कुछ ना कुछ कर सकते हो, अपनी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर सकते हो और अपना कोई कारोबार भी शुरू कर सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से उठा और अपने कमरे में आ गया, बिस्तर पर लेट गया और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मैं काफी देर तक सोचता रहा मगर कोई सिरा हाथ ना आया। एक दिल कहता था उसकी बात मान लूं, जबकि दूसरा दिल कहता कि नहीं। यही सोचते सोचते न जाने किस वक्त मैं सो गया। जिस वक्त उठा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं फिर उठकर खामोशी से कमरे में टहलने लगा। उससे की हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। मैं बार बार सोच रहा था कि एक कत्ल की सजा भी मौत है और 50 कत्लों की सजा भी मौत है, लिहाजा ये गुनाह तो पहले मैं कर चुका था, और फिर अब अगर जरा हिम्मत करने से मुझे दोबारा फायदा हासिल हो सकता और यहाँ पर मुझे पनाह मिल सकती तो मेरे लिए कोई महंगा सौदा नहीं था। मैं रात काफी देर तक जागता रहा और फिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए जिसमें मुझे फायदा ही फायदा था, और फिर मैं आराम से ये फैसला करके सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने उसे इस फैसले से आगाह किया तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी कि तुम बहुत अक्लमंद नौजवान हो, तुम जरूर अपने फायदे का फैसला करोगे, और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। यकीन मानो इस फैसले से तुम्हें बहुत फायदा होगा। देखो, मैं उनको सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहती कि मैं अपने बदले की आग ठंडी करना चाहती हूँ, बल्कि मेरे दिल में उनके लिए गम और गुस्सा इसलिए है कि वो बहुत लालची औरत है। वो मेरी जगह किसी और को ले आएगी और फिर उस औरत को भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़कर उसकी जिंदगी अजीरन कर देगी। क्या तुम चाहते हो कि किसी मासूम और बेगुनाह औरत पर फिर जुल्म हो? मुझ पर तो जो हुआ चलो सो हुआ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि वो आगे किसी और के साथ ये दास्तान दोहराएं। मैं इसलिए चाहती हूँ कि उन जैसे लालची और हरीस लोगों का जमीन से सफाया कर देना चाहिए, ताकि दूसरों की बेटियां उनके शर से महफूज हो सकें। मैंने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक हूँ और मैं तुम्हारी बात पर अमल करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें एक पिस्टल दूंगी, लेकिन मैं जिस वक्त तुम्हें कहूंगी तुम्हें उसी वक्त इस काम के लिए निकलना है। मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम्हारा फर्ज होगा। वक्त और मौके का तयन मैं खुद करूंगी, और तुम्हें तुम्हारा पता समझा दिया जाएगा जहां तुम्हें जाना है। और फिर उसने अपने बैग से 2 तस्वीरें निकालकर मेरे सामने रख दी। एक उधेड़ उम्र औरत की तस्वीर थी जो तकरीबन 50-55 के लगभग थी, और दूसरी एक आदमी की। वो उसका शौहर था और वो उसकी माँ यानी इसकी सास। तुमने इन दोनों को टारगेट करना है, और हाँ, ये याद रखो कि अगर तुम एक को मार सके और दूसरे को ना मार दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुमने दोनों को ऐसे वक्त में मारना है जब दोनों तुम्हारे निशाने पर हों। ये दोनों तस्वीरें अपने पास रखो और इन दोनों की शक्लें अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। अगला प्रोग्राम मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मैं वो दोनों तस्वीरें उठाकर अपने कमरे में आ गया और उन्हें गौर से देखने लगा। चेहरे से वो औरत इतनी शातिर और चालाक नजर नहीं आ रही थी, और ऐसा लगता नहीं था कि उसने फहमीदा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हों। मगर हकीकत क्या थी ये तो मैं नहीं जानता था। फिलहाल तो मैं यही समझता था कि वो औरत बहुत जालिम थी जिसने फहमीदा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, और उसका मियाँ यानी फहमीदा का खामन भी इस जुर्म में बराबर का शरीक था। अगले दिन फहमीदा ने मेरे कमरे में आई और उसने मुझे अपने बैग से एक पिस्टल निकाल कर दिया। मैं उसके हाथ में पिस्टल देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, लो ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तुम उन्हें किस तरह मारते हो ये तुम पर मुनसर है, लेकिन हथियार देना मेरा फर्ज है। ये पिस्टल आज से तुम्हारा है। और इसके बाद फिर उसने मुझे उनका पता समझाया। वहां से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर एक गुंजान आबादी में उनका घर था। उसने पता समझाने के बाद कहा कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी और फिर दूर से तुम्हें वो घर दिखाऊंगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुमने अपने दिमाग से सोचना है। और फिर शाम को वाकई वो मुझे लेकर उस घर की तरफ चल पड़ी। उस मकान की शानो शौकत देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि उसमें रहने वाले काफी बड़ी हैसियत के मालिक लोग थे। घर देखने के बाद हम वापस आ गए। उसने मुझे बताया कि अब मैंने तुम्हें हथियार भी दे दिया और घर भी दिखा दिया,
अब इसके बाद क्या करना है ये तुम्हारा काम है। हाँ, और याद रखो, और इस सारी मुहिम के दौरान अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो फिर तुम्हें मुझसे लाताल्लुकी का इजहार करना होगा। मसलन अगर तुम पुलिस के काबू आ गए या उनके हत्थे चढ़ गए तो मेरा हरगिज नहीं बताना, ये तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, और इसकी मैं तुमसे कसम लूंगी। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा सा गड़बड़ा गया। वो हर तरफ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बहरहाल मुझे उसको कसम देना पड़ी कि अगर मैं किसी मुश्किल में पड़ गया तो उसका नाम हरगिज नहीं लूंगा। इसके बाद फिर उसने मुझसे कहा कि अब तुम ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करो और तुम सोच लो। 2-3 दिन तुम्हारे पास है, इस दौरान तुम अपने आप को अच्छी तरह से समझा लो कि तुमने क्या करना है। अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार रखो। अगले सोमवार को मैं तुम्हें वहां भेजूंगी और फिर तुमने कामयाब होकर लौटना है। जाओ अब आराम करो, उसने कहा और अपने कमरे में मैं आ गया। उसके बाद मैं मुसलसल इसी बात पर सोचने लगा कि मुझे वहां कैसे जाना है और किस तरह उनके घर में दाखिल होना है। फहमीदा जानती थी कि मैं एक चोर था और घरों में दाखिल होना मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं इस काम में माहिर था। इसीलिए उसने खूब सोचकर एक चोर का इंतखाब किया था जो चोरी घर में दाखिल हो और वारदात भी कराए। मगर इस मर्तबा वारदात कुछ अजीब थी। सामान चुराना नहीं, बल्कि 2 इंसानों को मौत के घाट उतारना था। और फिर वो दिन आ ही पहुंचा। उस दिन उसने मुझे खुसूसी तौर पर अपने पास बुलाया। काफी देर मुझे समझाती रही और फिर उसने मुझे रात को चलने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। मैं पूरी तरह चौकस था। और फिर यूं ही रात के 11 बजे उसने मुझे अपनी मुहिम पर जाने का इशारा किया। चलने से पहले मेरे जहन में अचानक एक सवाल आया। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे अपनी सास और अपने खाविंद का तो बताया, मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी दोनों नंदों का क्या करना है। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी, एक नंद उसी गली में ब्याही गई है, वो इनके साथ नहीं रहती, और दूसरी दूसरे शहर में है, इसलिए तुम्हें उनकी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी जब ये दोनों मौत के घाट उतार दिए जाएंगे उसके बाद उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकें, क्योंकि बहरहाल वो दोनों इतनी ताकतवर या इतनी होशियार नहीं। वो माँ की वजह से मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही थी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, माँ के साथ मिलकर उन्होंने मेरे साथ ज्यादतियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मैं उसकी बात सुनकर सर हिलाया और फिर उसके घर से बाहर निकल आया। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। ये सारा फासला मुझे पैदल ही तय करना था। पुराने जमाने का वक्त थे, उस वक्त ज्यादातर चौकीदार और पुलिस वाले बाजारों और गलियों में घुमा नहीं करते थे, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। काफी देर चलने के बाद और सफर तय करने के बाद बिल आखिर मैं अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया और फिर मुझे दूर से वो मकान नजर आया। मेरा दिल एक बार जोर जोर से धड़कने लगा। आज मैं चोरी के बजाय कुछ और ही करने जा रहा था, ऐसा काम जो शायद जिंदगी में पहले एक मर्तबा मैंने किया था, मगर उस वक्त ये काम मुझसे ऐसे सरजद हुआ जब मैं बदले की आग में जल रहा था। इस तरह पैसे लेकर किसी को मारने का काम मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा था। एक बार मेरे ज़मीर ने अंदर से मुलामत की कि चोरियां करते करते आखिर किस काम में पड़ गए हो, ये तुम्हें बिल्कुल जेब नहीं देता, ये सरासर गुनाह है। चोरी की सजा इतनी नहीं जितनी इंसानों को कत्ल करने की है। इस तरह तुम दुनियावी अदालत के साथ साथ अल्लाह ताला की अदालत में भी अपने आप को मुजरिम बना रहे हो। मगर फिर एक बार हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में जगमगाने लगे और मैंने सर झटक कर फैसला किया कि मेरे सामने एक हसीन मुस्तकबिल है, मुझे ऐसे मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए यही सोचकर मैं फिर उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं मकान के गेट पर पहुंच गया। मकान का गेट बंद था और दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी नजर आ रही थी। दीवारें थोड़ी सी ऊंची थी, मगर इन दीवारों पर चढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं इन कामों में बहुत माहिर था। मैं इधर उधर देखने लगा, कहीं से दीवार का कुछ ऐसा हिस्सा नजर आए जहां से मुझे चढ़ने में आसानी हो, और फिर बिल आखिर मुझे अपनी मतलूबा जगह नजर आ ही गई जहां से दीवार का सीमेंट कुछ उखड़ा हुआ था। मैं वहां से बासानी दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। मकान अच्छा खासा बड़ा था। मकान के अंदर बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में मैंने देखा सामने मकान की पूरी बिल्डिंग नजर आ रही थी। मगर अब मसला ये था कि मकान के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। मैं तो अभी उसके इतने जहाजी साइज सहन में खड़ा था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया कि कहीं कोई चौकीदार या मुलाजिम न देख रहा हो। जब मुझे काफी देर वहां खड़े रहने के बाद इत्मीनान हो गया कि अंदर कोई नहीं, तो फिर मैं झुक कर दबे कदमों आगे बढ़ने लगा।
थोड़ी देर के बाद मैं मेन दरवाजे के पास पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि शायद दरवाजा खुला है, मगर जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसका मतलब था कि मकान के अंदर दाखिल होना मेरे लिए मुश्किल था। मैं परेशानी के आलम में वापस मुड़ा और सहन में खड़ा होकर देखने लगा कि कहीं से मुझे छत पर जाने का रास्ता मिल जाए। छत के ऊपर भी 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने थैले से रस्सी निकाली और उसका कुंडा निकालकर उस रस्सी को ऊपर की तरफ उछाला। एक जगह उसका कड़ा फंस गया और अब मेरे लिए ऊपर चढ़ना आसान था। मैं रस्सी के जरिए छत के ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैं छत के ऊपर था। मैंने आराम से अपनी पूरी रस्सी ऊपर खींच ली और उसे थैले में डाल लिया। छत के ऊपर बने बरामदे में सामने कमरे नजर आ रहे थे। मैं एक कमरे में दाखिल हो गया और उस कमरे के एक कोने में मुझे सीढ़ियां जाती हुई नजर आईं और मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। इसका मतलब था कि अब मैं नीचे जा सकता था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। ऊपर के दोनों कमरे सामान से बिल्कुल खाली पड़े थे। मैं सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और फिर मैंने अपनी पतलून की जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। नीचे उतरा। नीचे 2-3 कमरे कतार में थे। दाएं तरफ और बाएं तरफ एक बड़ा सा कमरा था। अब मुझे सब कमरों में झांक कर देखना था कि मेरे मतलूबा लोग किस जगह पर थे। दरमियान की गैलरी में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम सी रोशनी में मुझे दोनों तरफ के मनाजर वाज़े नजर आ रहे थे। बड़े हाल नुमा कमरे में सोफे पड़े हुए थे और वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने दाएं तरफ के कमरों का जायजा लेना शुरू किया। पहले कमरे में भी 2 मसहरियां बिछी थी, लेकिन वो खाली था। इससे आगे दूसरे कमरे में मैंने झांक कर देखा तो मुझे 2 पलंगों पर 2 लोग सोए हुए नजर आए, मगर उन दोनों ने चादरें ओढ़ रखी थी और मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन थे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा और फिर मैं आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा। आखिरी कमरा देखा तो वहां भी कोई नहीं था, जिसका मतलब था कि वही दरमियान वाले कमरे में जो 2 लोग सो रहे थे वही फहमीदा की सास और उसका खामन थे। मैं वापस आया और फिर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने पिस्तौल उन पर तान लिया। अब मैं अपनी पूरे काम के लिए तैयार था और फिर मैंने कुछ सोचे समझे बगैर दोनों मसहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों मसहरियों पर सोए हुए लोग एक लम्हे के लिए हड़बड़ा कर उठे, मगर गोलियों की बौछार ने उन्हें उठने का मौका ही न दिया और फिर दोनों खामोश हो गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए कमरे की लाइट जलाई और देखा तो दोनों मसहरियों पर पड़े हुए लोग खून में लथपथ थे। एक वही बुढ़ी औरत थी जिसकी फोटो मुझे फहमीदा ने दिखाई थी और दूसरा उसका शौहर। वो दोनों मर चुके थे। दोनों के खून में लथपथ जिस्म मसहरियों पर औंधे पड़े थे। मेरा काम खत्म हो चुका था। मैं फौरन वापस मुड़ा और मेन हॉल की तरफ बढ़ा। मेन हॉल के दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर निकल आया। अब मैं वापस जाने के लिए तैयार था। मैं दौड़ता हुआ गेट की तरफ बढ़ा, गेट खोला और बाहर निकल आया। मैंने जल्दी में गेट को बंद करना भी मुनासिब नहीं समझा और दौड़ता हुआ अपने ठिकाने की तरफ आने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं अपने ठिकाने पर था। बुरी तरह सांस फूला हुआ था। फहमीदा ने गेट खोलकर मुझे अंदर बिठाया, पानी पिलाया। जब मैंने उससे वारदात की कामयाबी का बताया तो वो खुश हो गई और उसने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम कामयाब लौटे हो। मुझे यकीन था कि तुम ये कर सकते हो और तुमने कर दिखाया। अच्छा, इस तरह करो, ये पिस्तौल मुझे वापस कर दो, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। मैं उसकी तरफ देखने लगा वो क्या कह रही थी। उसने पिस्तौल मुझसे ले लिया और फिर मैंने उससे कहा कि अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशानी के आलम में था। वो कहने लगी, हाँ ठीक है। जब मैं उठने लगा तो फिर वो मुझे रोक कर बोली, सुनो, तुम ऊपर नहीं जाओ। मैं उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोला, अच्छा तो फिर कहाँ जाऊं? सुनो, अब तुम यहाँ नहीं रहो। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। फहमीदा, क्या कह रही हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझे पनाह दोगी। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। मेरी सास और मेरे खामन के कत्ल के बाद पुलिस का शक मुझ पर जाएगा और वो मुझसे पूछगिछ करने मेरे घर पर आएगी और अगर तुम्हें यहाँ देख लिया गया तो हम दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। फहमीदा, ये बात तो मुझे अब बता रही हो, ये बात पहले बतानी चाहिए थी। हाँ, मेरे जहन में थी ये बात, मगर उसका हल भी मेरे पास है। क्या हल है तुम्हारे पास? सुनो, अब तुम मेरे पास नहीं रहोगे। मैं परेशान हो गया, तो फिर कहाँ रहूंगा? मैं तुम्हें एक जगह भेजती हूँ, तुम वहां महफूज रहोगे। फिलहाल तुम 2-4-6 महीने तक वहीं रहोगे और उसके बाद फिर तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगी। मैं उसकी बात से काफी परेशान हो गया। अब एक और नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो गई। मगर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तुम इस तरह करो, तुम जल्दी से ये चोरों वाला लिबास उतारो और अपने
शरीफाना कपड़े पहन लो। मैं तुम्हें एक गांव का पता बताती हूँ, यहाँ से 2 घंटे की मुसाफत पर है। तुम उस गांव में चले जाओ। वहाँ उस गांव में हमारी काफ़ी ज़मीनें और जायदादें हैं। वहाँ पर हमारे मुंशी साहब वो ज़मीनें और जायदाद संभालते हैं। मैं तुम्हें फ़िलहाल उनके पास भेज देती हूँ, तुम उनके पास रहना। चलो शाबाश, जल्दी से अपने कपड़े तब्दील करो। मैं उसकी बात सुनकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने चोरों वाला लिबास उतारा, अपने बैग में डाला और दूसरे कपड़े पहन लिए। कुछ देर के बाद मैं बिल्कुल तैयार था। उसने मुझे नीचे बुलाया और कहने लगी, तुम यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन चले जाओ। सुबह 6 बजे वाली गाड़ी पर बैठ जाना। वहाँ से फेरोज नगर का टिकट खरीद लेना। फेरोज नगर के साथ हमारा गांव है। उस गांव का नाम है धर्मपुरा। धर्मपुरा गांव में जाओगे तो तुम वहाँ पर मुंशी मोहम्मद खान से मिल लेना। वहाँ पर मुंशी मोहम्मद खान को सभी लोग जानते हैं। जब तुम मुंशी मोहम्मद खान से मिलोगे तो तुम उससे कहना कि तुम्हें फहमीदा ने भेजा है। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी बात सुनकर वहां से चलने के लिए तैयार हुआ तो मैंने फौरन मुड़कर कहा, वो तुमने जो रकम देने का वादा किया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? एतबार तो है, मगर तुमने कहा था। हाँ, मैंने बिल्कुल वादा किया था, वो कहने लगी, और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तुम्हें रकम की अदायगी भी मुंशी मोहम्मद खान ही करेंगे। वो हमारे जद्दी पुश्ती मुलाजिम है और हमारी तमाम जमीनों का हिसाब किताब उन्हीं के पास होता है। तुम उनके पास चले जाओ और तुम उनसे कहना कि फहमीदा ने कहा है कि 2 लाख रुपया मुझे दे दें, और इसके बाद तुम उन्हीं के पास रहना जब तक फहमीदा ना बुलाए वापस। मुंशी मोहम्मद खान मेरा हुक्म पाकर तुम्हें अपने पास भी रखेंगे और तुम्हें रकम भी दे देंगे। मैंने कहा कि वो मुझे कैसे पहचानेंगे? फहमीदा ने मुस्कुराकर अपने बैग से एक तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, ये तस्वीर रख लो, ये मेरी तस्वीर है। मुंशी मोहम्मद खान को मेरी तस्वीर दोगे तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा और वो तुम्हें जली नहीं समझेंगे। मैंने मुतमईन होकर तस्वीर लेकर अपने बैग में रख ली और उसके मकान से अलविदा कहकर निकल आया। अब मेरा रुख स्टेशन की तरफ था। स्टेशन पर मुझे सुबह 6 वाली गाड़ी से फेरोज नगर जाना था, जहां से उसके गांव धर्मपुरे जाना था, और धर्मपुरा में मुझे मुंशी मोहम्मद खान से मिलना था, जो फहमीदा की जायदाद और जमीनों के जद्दी पुश्ती मुलाजिम थे। वहां मुझे रिहाइश रखनी थी और अपनी रकम वसूल करनी थी, जो मैंने कत्ल के एवज फहमीदा से लेनी थी। सारी रात रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे अजीब सोचों में गुम गुजार दी। सुबह 6 बजे गाड़ी रवाना हुई। मैं फेरोज नगर का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफिर के बाद रेलगाड़ी ने हमें फेरोज नगर के स्टेशन पर उतारा। फेरोज नगर से धर्मपुरा गांव जाने के लिए तांगा बआसानी मिल गया। धर्मपुरा गांव में पहुंचा। छोटा सा गांव था, हरियाली ही हरियाली थी। चंद एक दुकानें मेन रोड पर थी और उसके बाद दूर तक खेतों और कच्चे मकानों का सिलसिला। मैंने एक दुकानदार से पूछा, मुझे मुंशी मोहम्मद खान से मिलना है। उसने मुझे देखा और कहने लगा, क्या काम है आपको? ये तो मैं मुंशी मोहम्मद खान को ही बता सकता हूँ। वो मुझे इशारा करके कहने लगा कि आप फलां खेत से होते हुए सामने चले जाइए। कुछ देर के बाद आपको चंद बड़े मकान नजर आएंगे। उनमें से जो सफ़ेद दरवाजे वाला मकान है वही मुंशी मोहम्मद खान का है। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक खेतों में पगडंडी पर चलता हुआ उन मकानों के पास पहुंचा। सफ़ेद दरवाजे वाला मकान ढूंढने में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आई। दरवाज़ा खटखटाया। एक उधेड़ उम्र का बुजुर्ग सा आदमी निकला। मैंने पूछा, मुझे मोहम्मद खान मुंशी साहब से मिलना है। उसने मुझे गौर से देखकर पूछा, कहाँ से आए हो बाबू? मैंने बताया कि मैं शहर से आया हूँ। कहने लगा, रुकिए मैं उनको भेजता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए एक आदमी बाहर निकला और उसने नीचे तहमद पहन रखा था। वो देहाती आदमी मुझे गौर से देखते हुए बोला, हाँ बाबू, किससे मिलना है? मैंने कहा, मुझे मुंशी मोहम्मद खान से मिलना है। वो कहने लगा, मैं ही हूँ। मैंने कहा, मुझे फहमीदा ने भेजा है। मेरी बात सुनकर वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आओ आओ, अंदर आओ बाबू। उसने मुझे इशारा किया और फिर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। अंदर बड़ा सा सहन पार करने के बाद सामने कतार में 2-3 कमरे थे। वो मुझे लिए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में 2-3 चारपाइयां पड़ी हुई थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। सामने दीवार पर बर्तन अजीब से अंदाज में सजे हुए थे, जैसे अक्सर देहातों में होते हैं। मैं चारपाई पर बैठ गया। फिर कहने लगा, फहमीदा को तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा, मैं शहर में उनके पास काम करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें वाकई फहमीदा ने भेजा है? मैंने अपने बैग से फहमीदा की तस्वीर निकालकर उन्हें दिखाई। मेरे हाथ से उसने तस्वीर लेकर देखी और फिर हैरत से मुझे देखने लगा। वो बार बार तस्वीर की तरफ देखता और कभी मेरी तरफ। मैंने कहा, जी मैंने फहमीदा साहिबा से 2 लाख रुपया भी लेना है।
उन्होंने आपके बारे में कहा था कि मैं मुंशी मोहम्मद खान से 2 लाख रुपए भी वसूल कर लूं, और साथ ही वो मुझे आपके पास ठहरने का भी कह रही हैं, यानी कि आप मुझे यहाँ पर रिहाइश भी देंगे, और फिर न जाने कब वो आएंगी और मुझे अपने साथ ले जाएंगी। हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं। मुंशी मोहम्मद खान अपनी मूंछों पर ताउत देते हुए मेरी तरफ देखकर अजीब से अंदाज में हंसा और कहने लगा, ठीक है बाबूजी, आपको 2 लाख रुपए भी देंगे और आपको रिहाइश भी देंगे। फिर उसने किसी को जोर से आवाज दी, मंजूरे ओए मंजूरे। और फिर थोड़ी देर के बाद एक भारी भरकम नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने नौजवान की तरफ देखकर कहा, मिल गया पता उस डाइन का। चौधरी साहब की मुजरिम आज खुद चलकर हमारे घर आ गई। देख, उसका एक कारिंदा हमारे घर आ गया। अब उसको पकड़ना कोई मुश्किल नहीं। चलो इस आदमी के हाथ पैर बांधो और इसे कमरे में डाल दो। और फिर मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। वो नौजवान मेरी तरफ बढ़ा और फिर मुझे बाजू से पकड़ लिया, और फिर इतने में वो मुंशी मोहम्मद खान भी उठा और उसने मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया। वो दोनों देहाती थे और निहायत ताकत में ज्यादा थे, इसलिए मैं उनके सामने बिल्कुल बेबस था। उन्होंने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए साथ वाले कमरे में ले गए। साथ वाले कमरे में भैंसों का चारा पड़ा हुआ था और बहुत गंदा फर्श था। उन्होंने मुझे फर्श पर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरत से उन्हें देखता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो आपकी फहमीदा साहिबा ने भेजा है। उन दोनों ने बाहर से ताला लगा दिया। मैं जान चुका था कि मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। फहमीदा ने मेरे साथ धोखा किया था। उसने मेरे हाथों से कत्ल भी करवाए और मुझे एक और नई मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।